आज हम एक नया टॉपिक और शुरू करने जा रहे हैं। जैसे हमने पिछले क्लास में देखा था वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में हमने देखा था। आज हम जो देखने वाले हैं, यहाँ मैंने आपके सामने लिखा है ये बोर्ड पे, प्रवाहित जल के कार्य, यानी जो जल के द्वारा बनने वाली स्थलाकृतियाँ या जल जो प्रवाहित होता है उसके द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ बनेगी उसके बारे में आज हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, प्रवाहित जल के जो कार्य हैं वो देखेंगे। हम सबसे पहले हम बात करते हैं, एक नंबर पॉइंट है यहाँ पे लिखा हुआ है संक्षारण क्रिया। क्या लिखा है यहाँ पे? संक्षारण क्रिया। ठीक है, संक्षारण क्रिया में क्या होता है, एक यह रासायनिक प्रक्रिया द्वारा, रासायनिक जो प्रक्रिया होती है उसके द्वारा, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पूर्व में जो मिट्टी कट चुकी है या मिट्टी का कटाव हो चुका है उस निर्मित घुलनशील पदार्थ होता है, जो मिट्टी जम चुकी है, जब जमी हुई कहीं पर, तो पदार्थों को अपने साथ घोल कर ले जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे संक्षारण क्रिया। क्या कहेंगे? संक्षारण क्रिया। ये मैंने आपको बता दी सबसे पहली क्रिया। ठीक है, अब इसी प्रकार से मैं दूसरी क्रिया बता दूं। यहाँ पे हमारे सामने अपघर्षण। क्या है यहाँ पर? अपघर्षण। अपघर्षण क्या होता है? एक बल होता है, बलकृत क्रिया होती है। क्या होता है? जैसे मिट्टी का कटा अब उसके ऊपर रगड़ पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? बलकृत क्रिया कहते हैं। फिर ये जल के साथ बहने वाले कंकड़ पत्थर, जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो नदी तली को क्या करते हैं? खुरचते हैं। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे ये नदी का भाग है। कौन सा भाग है? ये एक नदी का भाग है। तो यहाँ के साथ मिट्टी का जो कंकड़ पत्थर सब आ रहे हैं तो ये क्या करेंगे? इसको खुरचेंगे। खुरचने की क्रिया को क्या करेंगे? हम अपघर्षण करेंगे। ठीक है, ये हमने समझ लिया कि ये देखो, हमने समझ लिया कि अपघर्षण क्रिया कौन सी क्रिया है? जो एक बलकृत क्रिया होती है और जो नदी का एक भाग होता है, तली का जो भाग होता है उसमें क्या होता है? अपघर्षण होता है, जिसके लिए खुरचने की क्रिया होती है। इसी को हम क्या कहेंगे? अपघर्षण क्रिया कहेंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं जलीय दाब। जलीय दाब क्या होता है? बाढ़ में जलीय दाब क्या होता है? जल अपने स्वयं के प्रवाह में प्रवाह का एक दबाव पड़ता है। क्या होता है? जैसे जैसे प्रवाह होता है उसका एक दबाव पड़ता है। दबाव पड़ने के बाद ये जैसे दबाव कहाँ कहाँ पर होता है? एक तो सबसे ज़्यादा इसको देखा गया हमने बाढ़ वाले इलाकों में, या तीव्र वेग वाली पहाड़ी। जैसे आपने देखा होगा, अब ये जैसे पहाड़ी, यहाँ से मिट्टी जल आएगा, जल बहुत ही तेज गति से आएगा, तीव्र गति से आएगा। तो तीव्र गति से जब आएगा तो अपने साथ क्या लाएगी? 100% उसके साथ मलबा बह के आएगा। अगर समतल में आपने कभी भी देखा होगा नदी बहुत धीमे धीमे जाती है, स्लो हो जाती है। ठीक है, अगर यहाँ तीव्र वाले जैसे पहाड़ी इलाका ऐसे, तो वहाँ पे नदी जो होगी, ये पानी की जो लहर आएगी वो किस आएगी? बहुत तीव्र गति से या तेज गति से आएगी। तीव्र वेग वाली पहाड़ी नदी के प्रवाह में किनारे का मलबा उखड़ कर बह जाता है। क्या होता है? जैसे अब यहाँ माना कि जैसे यहाँ पे क्या है? एक मलबा है। मलबा जब ये पानी तीव्र गति से आएगा क्या हो जाएगा? उखड़ कर बहने लग जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? जलीय दाब कहेंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सन्निकर्षण। ये हमने सन्निकर्षण मैंने आपको वायु वाले में बताया था, इसमें और लिखा हुआ मैंने सन्निकर्षण। सन्निकर्षण का मतलब क्या होता है? ये क्या होता है? एक दूसरे से टकरा कर, जैसे दो कंकड़ पत्थर आपस में क्या कर रहे हैं? टकरा रहे हैं। दोनों आपस में टकराएंगे तो एक दूसरे से टकरा कर रेत में बदल जाता है। जैसे जैसे आपस में टकराएंगे ना, टकराने के बाद क्या हो जाएगा? रेत बन जाएगी। और जैसे रेत बनेगी तो एक उससे रेत बन जाएगी और क्या हो जाएगा? अब बहने लगेगा। इसी क्रिया को क्या कहते हैं? सन्निकर्षण कहते हैं। ठीक है, और एक दूसरे को टकराने की क्रिया को क्या कहते हैं? सन्निकर्षण। एग्जाम प्रश्न छोटे पूछा जा सकता है कि सन्निकर्षण किसे कहते हैं? तो सन्निकर्षण आप आराम से लिख सकते हो। जो एक मिट्टी का घटा हो रहा है, उस मिट्टी के घटा में दो छोटे छोटे रेत के पत्थर है, माना कि दोनों आपस में टकराएंगे तो क्या हो जाएगा? सन्निकर्षण हो जाएगा। नदी कितने द्वारा अपरदन की क्रिया होती है? एक संक्षारण, दूसरा अपघर्षण, तीसरा जलीय दाब और चौथा क्या हो गया? सन्निकर्षण। अब हम बात करने वाले हैं, ये सारी क्रिया होती है तो ये क्रिया द्वारा स्थलाकृतियाँ बनती है। इनसे निर्मित क्या होती है? आकृतियाँ बनती है। इस जनी स्थल की जो एक आकृति बनती है उसके बारे में हम बताने वाला हूँ। मैं आज कुछ कम ही बताऊंगा और जो नेक्स्ट की क्लास होगी उसमें मैं पूरे करवाऊंगा। प्लस जैसे एक और होता है, ये तो हो गया हमारा अपरदन की क्रिया, जो अपरदित मिट्टी द्वारा निर्मित स्थलाकृति होती है। अब जैसा मैं नेक्स्ट में जो पढ़ाने वाला हूँ उसमें हम पढ़ेंगे निक्षेपण से निर्मित स्थलाकृतियाँ। अब निक्षेपण क्या होता है वो मैं आगे बताना हूँ, लेकिन अभी आया है तो मैं आपको बता ही देता हूँ कुछ बातें। जैसे यहाँ पर एक भाग है, माना कि जैसे यहाँ पर एक मैं भाग बनाता हूँ, ये जैसे ये पहाड़ है। ठीक है, यहाँ से क्या हुआ? मिट्टी बहकर आ गई। मिट्टी बहकर आ गई तो यह मिट्टी जैसे कट गई तो यहाँ तो आकृति बनी, अपरदन से निर्मित हुई। किससे हुई? अपरदन से निर्मित एक आकृति यहाँ पर बनी। लेकिन ये मिट्टी कहीं ना कहीं जाके कुछ जमती है।
जमती है तो कुछ ना कुछ एक आकृति यहाँ बनाती है। तो ये तो जो आकृति होगी वो कौन सी होगी, अपवर्तन कार्य से निर्मित, और ये जो होगी वो निक्षेपण कार्य द्वारा निर्मित होगी। कौन सी होगी, निक्षेपण द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। जो इनके द्वारा कितने सारे आकृतियां बनती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। कभी कभी आपने एक नाम सुना होगा जैसे डेल्टा, डेल्टा के बारे में आपको ध्यान नहीं होगा, तो मैं जैसे ही आपको बताऊंगा आपको उसमें समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पर नदी अपवर्तन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में। सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक लिखा है अंग्रेजी का आकार का लिखा, अंग्रेजी का जो एक वर्ड होता है वी आकार, कौन सा आकार होता है, वी आकार। वी आकार की घाटी कैसे बनती है मैं आपको इसको समझाने वाला हूँ। ठीक है, जब आपने देखा होगा कई बहुत सारे इलाकों में देखा होगा जैसे वी आकार की जो घाटी होती है वो कैसे बनती है, जैसे नदी का सर्वभूमि जो एक आकृति होती है, ये जब पानी इसके साथ ऊपर बहता है तो एक जैसे एक मजबूत चट्टान है, क्या है यहाँ पे साइड में, जैसे ये भी आकार, यहाँ पर जो होती है वो कठोर चट्टान होती है। कैसी होती है, कठोर चट्टान। यहाँ पर भी कठोर चट्टान, यहाँ का तो मुलायम चट्टान। मुलायम चट्टान होती है जो सन्निकर्षण अपवर्तन जो भी प्रक्रिया होती है उसके द्वारा इसका क्या होता है, कटअप होने लगता है। कटअप होने के बाद एक जो आकृति बनती है वी शेप में बन जाती है, यानी वी आकृति बन जाती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वी आकृति कहते हैं। इसकी कुछ बातें मैं पॉइंट में आपको बता देता हूँ। आरंभ में नदी जल की मात्रा कम रहती है, क्या होती है, इसके आरंभ में जो मात्रा होती है वो कम होती है, लेकिन धरातल पर ढाल अधिक होता है। धरातल पर जो ढाल होता है वो क्या होता है, अधिक होता है, और अधिक होता है। ढाल की अधिकता के कारण से नदी गहरा कटाव करने लगती है। जो जब उसका कटाव जो होता है वो गहरा होता है, गहरा होने से उसकी क्या होता है, इसमें घाटियां गहरी व सक्रिय बनती है। देखो यहाँ तो चौड़ी होती है, हालांकि धीरे धीरे उसकी आकृति क्या होती है, सक्रिय, गहरी होती है तो सक्रिय होती है, और ये एक वी शेप का आकार बन जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वी आकार की घाटी कहते हैं। ठीक है, मैंने आपको इसके बता दिया, इसकी जो भाग किनारे होते हैं वो चौड़े होते हैं, और ये जो भाग नीचे का जो भाग होता है वो धीरे धीरे गहरा होता है और सकरा होने लगता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वी आकार की घाटी। अब मैं आपको दूसरा बताने वाला हूँ जलज गर्तिका। ठीक है, जलज गर्तिका क्या होती है, यह बहते हुए जल में कंकड़ पत्थर रोड़े कठोर चट्टानी भागों में गड्ढे बना देते हैं। क्या बताते हैं, जैसे गड्ढे बना देते हैं, गड्ढे बना देते हैं, तो अवसाद के लगातार घूमने के कारण ये गड्ढे गोलाकार और गहरे हो जाते हैं, गोलाकार भी हो जाते हैं और प्लस गहरे हो जाते हैं, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, जलज गर्तिका भी कहते हैं या जल गर्तिका भी कहते हैं। अब हम तीसरी बात करते हैं, महाखंड गार्ज। मैंने हल्का सा चित्र बना रखा है, आपको समझ में आ रहा होगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो इसी चित्र को वापस हम देखते हैं। इसमें क्या होता है, महाखंड गार्ज। अब मैं इसमें कुछ बातें और मैं आपको बताने वाला हूँ, देखो आप सीधे समझ सकते हो। ये जो भाग थे वो हमारे क्या है, वी आकार की घाटी मैंने बताया था मैंने। ठीक है, जो ये भाग है ये कठोर चट्टान है, इधर भी कठोर चट्टान है, ये बीच में मुलायम या हल्की चट्टान थी, तो ये मिट्टी का नदी का जो पानी आया या जो एक लहर आई है उसके साथ क्या हो गया, धीरे धीरे बहने लगा, एक क्रम चलता रहा, क्रम चलने के बाद क्या हो गया, ये खत्म हो गया। इसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे ये मिट्टी का कटा बार बार एक क्रम के अनुसार चलता रहता है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, और गहरा होता जाएगा। क्या हो जाएगा, और गहरा होता जाएगा, और इस भाग को जो एक गहरा भाग होता है उसको कहते हैं गार्ज कहते हैं। क्या कहते हैं, गार्ज। इसको महाखंड गार्ज कहते हैं। समझ में आ गया होगा। वी आकार का जो भाग होता है और अधिक मात्रा में गहरा होने पर उसको हम क्या कहेंगे, गार्ज कहेंगे। ठीक है, आगे मैंने लिखा यहाँ पे कैनियन लिखा। क्या लिखा है, कैनियन। कैनियन जो आकृति होती है वो इसी प्रकार की एक आकृति होती है, जिस प्रकार से हमने पहले वी आकार का देखा, वी आकार की घाटी और गहरी हुई तो गार्ज बना, गार्ज और गहरा होने पर क्या बन जाएगा, उसको हम कहेंगे कैनियन कहेंगे। सबसे ज्यादा हमने देखा कि ये उत्तरी अमेरिका के जो महाद्वीप है उसमें ये भाग बहुत पाए जाते हैं, आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये कैनियन जो मतलब अधिक और गहरा होने पर उसको क्या कहेंगे, कैनियन कहेंगे। कुछ बात होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, सुन लेना। परंतु कैनियन जो एक गार्ज से क्या होती है, जो मैंने बताया था गार्ज से भी बहुत ज्यादा गहरी होती है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था अमेरिका के कोलोराडो की घाटी विश्व में सर्वाधिक और सक्रिय घाटी है। जो कोलोराडो की घाटी है विश्व की सर्वाधिक और सक्रिय घाटी है। अगर कभी कभी गूगल वगैरह में फोटो भी देखा होगा, कोलोराडो की घाटी बहुत ही सक्रिय घाटी है। ठीक है, उसकी जो गहराई है वो है लगभग 2083.33 मीटर गहरी है। तो आपको समझ सकते हैं। तो ये कैनियन वी आकार के बाद महाखंड आता है, महाखंड के बाद जो एक आकृति बनती है उसको हम क्या कहेंगे, कैनियन कहते हैं। ठीक है, अब मैं जो बताने वाला हूँ वो है सक्रिय जल विभाजक। सक्रिय जल विभाजक, ठीक है, सक्रिय जल विभाजक क्या होता है, यह युवावस्था या पहाड़ी भागों में अनेक नदियों में प्रवृत्ति भागों या ऊंचे पहाड़ी भागों के ढाल के स्वरूप
एक छोटी छोटी सहायक नदियों का निर्माण, सहायक नदियों की जो घाटी का निर्माण करती है उसको क्या कहेंगे, सक्रिय जल विभाजक। ठीक, इससे हमें दो नदियां बीच में जल विभाजक पास आने के कारण से सक्रिय तंत्र हो जाते हैं। आंध्र प्रदेश में ऐसी नदियां कई बार बीच बीच में पड़ोसी नदी घाटी को काट देती है। आपने बहुत नदियों में देखा होगा इस प्रकार से ये नदी बहती हुई आ रही है, इधर से एक नदी बहती हुई आ रही है, इसका जो एक भाग बना हुआ इसको काट देती है, तो क्या बन गया इसको कहा गया सक्रिय जल विभाजन। तो उसके भाग को विभाजन कर देती है, उसको हम क्या कहेंगे, जल विभाजक क्रिया। ठीक है, और जलप्रपात के आपने बारे में बहुत सुना होगा, जानते भी होंगे। ठीक है, हमारे राजस्थान में सबसे फेमस जलप्रपात कौन सा है, सभी को पता है, चंबल नदी पर बनता है, के नाम से चुलिया जलप्रपात है। ठीक है, चित्तौड़ जिले में ये। अब मैं बात करता हूँ जल विभाजन। जल विभाजन देखो कैसे होता है, जैसे ये एक चट्टान है, क्या है यहाँ पे मैंने बना दी चट्टान, इसके ऊपर क्या हो रहा है, बह रहा है, जल बह रहा है, और अत्यधिक तीव्र गति से बहेगा तो ये बहेगा, तो ये जल इस प्रकार से गिरेगा। जैसे गिरेगा तो यहाँ एक क्या करेगा, खड्डा बन जाएगा, क्योंकि यहाँ जैसे दबाव के साथ गिरेगा तो मिट्टी यहाँ से छोड़ के वो क्या जाएगी, उखड़ेगी, और उखड़ने के बाद क्या हो जाएगी, वो आगे जाएगी, और साथ साथ में क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी एक खड्डे रूप में मिट्टी का कटाव करती जाएगी, और इस प्रकार से एक जल अपरदन की क्रिया यहाँ से भी प्रभावित करेगी, और इसको हम क्या कहेंगे, जल प्रपात। यहाँ से अब बहुत सारे चित्रों में आपने देखा भी होगा, जल प्रपात इस प्रकार से होता है, बहता हुआ जल आता है, फिर एक खड्डे में यहाँ गिरता है, तो यहाँ से होने के बाद क्या होता है, एक गहरा खाई या खड्डा बन जाता है। अपने आसपास कभी जो तालाब होते हैं ना, बांध होते हैं, उनके पास में देखना आपको, वहाँ पे भी ऐसे गहरे खड्डे नजर आते होंगे, देखना। ठीक है, जलप्रपात के बारे में कुछ और बातें बता देता हूँ। ये क्या होता है, क्लिप के ऊपरी भाग से अत्यधिक वेग से नीचे की तरफ गिरती है, गिरने को ही क्या कहते हैं, जलप्रपात कहते हैं। ठीक है, जलप्रपात की रचना मुख्यतः कारण होता है तो नदी की घाटी में कठोर व मुलायम शैलों, मैंने इसके बारे में आपको बता दिया है। यदि कठोर तह मुलायम तहों के बीच स्थित न होकर नदी के बहाव की ओर तनिक झुकी हुई रहती है तो नदी की घाटी में प्रपातों की श्रृंखला बन जाती है। समतल मुलायम चट्टानी तहों के भीतर यदि कोई कड़ी शैल होती है तो ऊर्ध्वाधर के रूप में वहां भी कट जाती है। ठीक है, अब तीसरी बात करते हैं, जब कठोर चट्टानी तह मुलायम शैलों के तहों में अनुपस्थिति स्थिति रहती है तो भी नदी की घाटी में जलप्रपात की रचना हो जाती है। ठीक है, मैंने आपको जलप्रपात के बारे में बता दिया, इसके बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं शिप्रिका के बारे में। शिप्रिका क्या होती है उसके बारे में, इसको क्या कहते हैं, शिप्रिका भी कहते हैं, और एक और नाम इसका है द्रुतवाह। क्या होता है, द्रुतवाह। अब ये कैसे निर्माण होता है, थोड़ा सा इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि आपने बहुत कम सुना होगा इसके बारे में। जलप्रपात में जल ऊपर से नीचे गिरता है। क्या होता है, जल ऊपर से नीचे गिरता है। जब नीचे गिरता है तो जब नदी की घाटी मुलायम शैलें कट जाती हैं, जो क्या होती है, जो मुलायम शैलें होती है वो क्या होती है, कट जाती है, और कठोर शैलें रह जाती है, तो उसी क्रिया जो एक आकृति बनती है उसी को शिप्रिका कहते हैं। नदी के मार्ग में जलप्रपात बन जाता है जब कठोर शैलों में अनुन्नति ढाल नील नदी के बहुत सी शिप्रिका मिलती है। सबसे ज्यादा अगर शिप्रिका कहाँ मिलती है तो कहाँ मिलती है, मिस्र की नदी, उसका क्या नाम है, नील नदी। ठीक है, और विश्व की सबसे बड़ी लंबी नदी है जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ठीक है, मैंने आपको शिप्रिका के बारे में बता दिया। अगला जो 8वां पॉइंट है, मैं इस लेसन में न बताकर आने वाले जो अगली क्लास हमारी होगी उसमें मैं आपको लिखवा दूंगा। इसमें हमारे बहुत सारी स्थलाकृतियां उसके बारे में बताऊंगा, प्लस साथ में उसी दिन मैं आपको निक्षेपण से बनने वाली स्थलाकृतियां बताऊंगा। साथ में ये क्रिया कैसे होती है, किस प्रकार से होती है, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, नोट्स आपको मिल ही रहे रोज। ठीक है।